हेलो दोस्त। मैं सतीश कुमार तिवारी घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज बच्चों आप सभी लोगों के लिए जो जीएस का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इस चैप्टर से इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है उसको आज क्रमबद्ध तरह से हम आप लोगों के सामने लाए हैं। और ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए दिमाग में वो होगा कि किस एग्जाम के लिए सर, तो आप ध्यान रख लीजिए। स्पेशली अगर आप कहेंगे तो इसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और वनडे से संबंधित जो और अन्य एग्जाम देना चाहेंगे, यहां तक कि जो और एग्जाम जैसे पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता है, उसमें भी आपको हमारे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा अगर सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाई किए आप, तो आपको क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठाया जाएगा, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आप लोगों को एकदम परीक्षा के अनुसार और कैसे एग्जामिनर नए नए तरह से प्रश्न पूछ रहे हैं उस क्राइटेरिया को हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले चलते हैं सिलेबस पर चर्चा किया जाए। ठीक है बच्चों, चलिए। सबसे पहले हम सभी लोगों को बच्चों किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, उसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त परिचय जब हम पढ़ने चलते हैं तो क्या उसमें जानना आवश्यक होता है। जैसे अर्थव्यवस्था तो पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था दुनिया के सभी देशों की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, लेकिन जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है वो कौन सा इकोनॉमी पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। अब बात यह आती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की कैसी अर्थव्यवस्था है, या जीडीपी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, कौन से नंबर पे है, जनसंख्या के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था किस नंबर पे है, तो इन सब की चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्टेटस क्या है, स्थिति इस समय क्या है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को लेकर के बच्चों के दिमाग में हमेशा ये बना रहता है कि सर एक बात बताइए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। तो दोनों सर एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो यहां पर बच्चों ध्यान से आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र 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 और अर्थव्यवस्था लगभग लगभग एक ही है, लेकिन एक को जाने बिना दूसरे को नहीं जाना जा सकता। अर्थात जब तक आप अर्थशास्त्र के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के सिलेबस में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आखिर अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होता है, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। और दोनों के जब मूलभूत अंतर जान लेंगे तो अर्थशास्त्र को कितने शाखाओं में बांटा गया है और अर्थव्यवस्था को कितने टाइप में बांटा गया है, ये दोनों के अंतर को बताते हुए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था क्या है इसका संक्षिप्त परिचय उस क्लास में हम आपको बहुत डिटेल के साथ बताएंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार दूसरा चैप्टर आता है आपका, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार में बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार में आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सभी देश, जितने भी देश हैं, सब लोग आर्थिक रूप से कार्य कर रहे हैं। और आर्थिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं, जैसे आप सभी को मालूम है कि हर व्यक्ति आर्थिक कार्य करता है, आर्थिक क्रिया करता है। आर्थिक क्रिया क्या होता है सर, जो अर्थ प्राप्ति के लिए की जाती है। तो अर्थ प्राप्ति के लिए जो लोग स्रोत हैं, जो लोगों के स्रोत हैं, वो सभी लोगों के अलग अलग होते हैं बच्चों। किसी का प्राइमरी सेक्टर से होता है, किसी का सेकेंडरी सेक्टर से होता है और किसी का टर्सरी सेक्टर से होता है। तो सभी लोगों के इनकम के जो स्रोत होते हैं बच्चों वो अलग अलग होते हैं और इनका आपके जीडीपी में क्या योगदान होता है ये हम आपको क्षेत्र में बताएंगे।
ठीक है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था कितने टाइप का होता है, तो आप लोग सुने होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, और विकसित अर्थव्यवस्था होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था होता है। साथ ही साथ आप लोगों ने सुना होगा बंद अर्थव्यवस्था होता है, खुली अर्थव्यवस्था होता है, और आप लोगों ने सुना होगा योजनागत अर्थव्यवस्था, गैर योजनागत अर्थव्यवस्था होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि उच्च आय वाले निम्न आय वाले देश, निम्न मध्यम आय वाले देश, और उच्च मध्यम आय वाले देश, फिर उच्च आय वाले देश, ऐसे भी देश होते हैं। और भारत की स्थिति कौन सी इकोनॉमी है इसमें, ये बात आप सभी लोगों को बताई जाएगी। साथ ही साथ क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो ये सब आप लोगों को अर्थव्यवस्था के प्रकार में बताया जाएगा। ठीक है। और इसका आज अर्थव्यवस्था का विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का क्या रोल है, और इसके आयात और निर्यात पर क्या फर्क पड़ रहा है, आयात और निर्यात में क्या सुधार हो रहा है, क्या वृद्धि हो रही है, इन सब की चर्चा की जाएगी विस्तार के साथ। फिर उसके बाद बच्चों हम आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। बच्चों आप सभी लोग कभी समृद्धि क्या होता है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, एक शब्द होता है ग्रोथ। क्या होता है? ग्रोथ होता है। और एक शब्द होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट। यही विकास है और ये समृद्धि है। दोनों में अंतर क्या होता है, और ये इन दोनों में जो अंतर होता है, भारत की अर्थव्यवस्था समृद्ध है कि विकास कर रहा है, कि विकसित हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ये सब बातें आप लोगों को समृद्धि एवं विकास में पढ़ाई जाएगी। जिसमें आप लोग सुने होंगे कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे है, या मानव विकास सूचकांक में भारत विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, और सबसे अंतिम अवस्था में कौन से देश हैं, इन सब की चर्चा इसमें की जाएगी। ठीक है बच्चों। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा वो भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था। भारत में मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, या भारत में जो करेंसी है, करेंसी का विकास कैसे हुआ, और करेंसी के विकास जो किए गए, इनकी शुरुआत कब की गई। और जब भारत की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो उस समय अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जा रहा था, अर्थव्यवस्था को किस रूप में जाना जाता था, और आज की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ मुद्रा के प्रकार क्या हैं, मुद्रा के कार्य क्या हैं, और मुद्रा का भारतीय अर्थव्यवस्था में इस समय कितने टाइप की मुद्रा प्रचलन में है, और मुद्रा का निर्गमन कैसे किया जाता है, इन सब की चर्चा विस्तार के साथ की जाएगी भारत में मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था में। बैंकिंग व्यवस्था में बच्चों आपको बहुत सारे बैंक सुने होंगे, जिसमें आप लोग सुने होंगे व्यापारिक बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक, केंद्रीय बैंक। अब देखिए व्यापारिक बैंक क्या होता है, नाम तो सुना हुआ रहता है कि व्यापारिक बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक और केंद्रीय बैंक। जब बात आती है कि साहब बताओ व्यापारिक बैंक किसको कहा जाता है, तो व्यापारिक बैंक बताने में नाम ले लेते हैं लेकिन बता नहीं पाते, ज्यादातर लोगों के साथ ही समस्या होती है। हाँ सर जानता हूं पीएनबी एक बैंक है, और ये शायद या सरकारी बैंक है, और जो एचडीएफसी है सर ये प्राइवेट बैंक है। तो सर प्राइवेट बैंक किसको कहा जाता है, गवर्नमेंट बैंक किसको कहा जाता है, सार्वजनिक बैंक किसको कहा जाता है, निजी बैंक किसको कहा जाता है, और साथ ही साथ ग्रामीण बैंक किसको कहा जाता है, सेंट्रल बैंक कौन है। और सेंट्रल बैंक आप सभी को पता होगा कि आप सभी लोग सुने हैं, आरबीआई का नाम सुने होंगे। तो ये भी बात आप लोग आरबीआई को बहुत विस्तार के साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे ने केंद्रीय बैंक आरबीआई के बारे में जान लिया वो नो डाउट आप 1/4 इकोनॉमी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुद्रा का निर्गमन जो हो रहा है, मुद्रा पर जो नियंत्रण है वो किसका होता है, आरबीआई का होता है। आप सभी लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक नीति है और उस मौद्रिक नीति पर नियंत्रण किसका होता है,
तो आरबीआई का होता है। और अगर पूछ लिया कि राजकोषीय नीति पर नियंत्रण किसका होता है, तो आप उत्तर देंगे भारत सरकार का होता है, सरकार का होता है। राजकोषीय नीति पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का होता है। और मौद्रिक नीति पर किसका नियंत्रण होता है? मौद्रिक नीति पर नियंत्रण होता है आरबीआई का। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, जब हम आगे चर्चा करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आरबीआई के कार्य और मौद्रिक नीति एवं साख नीति। आरबीआई के कार्य क्या हैं? तो आप लोग सुने होंगे कि आरबीआई देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है सर। और सर केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता है। तो यही तो पता करना है कि आखिर सर आरबीआई जो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रही है वो क्या क्या कार्य करती है। आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में क्या कार्य करती है? तो सुना होगा आरबीआई जो है सरकार के बैंक का भी कार्य करती है। किसके? सरकार के बैंक का, सरकार के बैंक का कार्य करती है। और क्या करती है सर? व्यापारिक बैंक का कार्य भी करती है। किसका काम करती है? व्यापारिक बैंक कार्य करती है। और क्या कार्य करती है सर? विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करती है। विदेशी विनिमय संबंधी कार्य करती है। सर ये सब क्या होता है? सारी चर्चा किए जाएंगे बच्चों। विनिमय संबंधी कार्य करता है सर। उसके बाद फिर आप ये समझेंगे कि और कार्य क्या है। तो सबसे आरबीआई के कार्य में सबसे नोट निर्गमन का कार्य करता है, प्रशिक्षण संबंधी कार्य करता है। व्यापारिक बैंकों को प्रशिक्षित करने का काम किसका करता होता है? आरबीआई को होता है। तो नोट निर्गमन का कार्य काम करना किसका होता है? देखो बच्चों, भारत में दो तरीके से नोट निर्गमन किए जाते हैं, जो कि हम मुद्रा जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो मुद्रा का निर्गमन होता है वो आरबीआई के द्वारा होता है। कैसे किया जाता है, किन नोटों का होता है, कितने नोट से कितने नोटों का निर्गमन करती है, ये सब इस बात में चर्चा की जाएगी। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका है साख नीति या साख नियंत्रण इसको कहते हैं। यही जिस बच्चे ने समझा, इस पॉइंट को जिसने समझ लिया, साख नियंत्रण संबंधी कार्य क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोलर का काम करती है आरबीआई। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोलर का काम करती है। और यही क्रेडिट कंट्रोलर अगर जाना तो अर्थव्यवस्था को जानने में आगे बहुत आसानी और सरलता होगी मेरे भाई। इसके बाद मौद्रिक नीति एवं साख नीति, दोनों बच्चों एक ही चीज है। मौद्रिक नीति व साख नीति एक ही है। सर मौद्रिक नीति हमने मॉनेटरी पॉलिसी सुना है, ये मौद्रिक नीति क्या होती है आरबीआई की? तो मौद्रिक नीति का मतलब होता है जो आरबीआई की मुद्रा एवं ऋण संबंधी नीति होती है उसी को क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीति कहा जाता है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट चैप्टर आपका है वो मुद्रा स्फीति प्रकार एवं नियंत्रण के उपाय। आप सभी लोग सुने होंगे मुद्रा इन्फ्लेशन सुना होगा। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? उसके बाद डिफ्लेशन सुना होगा, उसके बाद डिसइन्फ्लेशन सुना होगा, उसके बाद री इन्फ्लेशन सुना होगा। सर मुद्रा स्फीति, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अस्फीति, मुद्रा संस्फीति, ये सब क्या है सर? और जब परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो विद्यार्थी वहां पर बहुत भ्रमित होता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ा तो है लेकिन जब बार्गेनिंग करने की बात आती है या क्वेश्चन को टिक करना होता है, आंसर टिक करना होता है, तब लोगों के हाथ रुक जाते हैं, कलम रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सारी बातें ऐसी बातें कोई नहीं है जो सुना ना हो। क्योंकि अर्थशास्त्र के शब्दावली बच्चों, अर्थशास्त्र के शब्दावली जो हैं, अगर इनको समझ गया तो क्वेश्चन को आधा समझ गया आप लोगों ने, क्वेश्चन को आधे रूप से समझ लिया। क्योंकि शब्द जिसको शब्द अगर अर्थ समझ लिया, क्योंकि इसमें जो शब्द है आर्थिक शब्दावलियां हैं, वही खेल है। और आर्थिक शब्द समझा तो सबसे दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट और सबसे मजेदार सब्जेक्ट, सबसे रोचक सब्जेक्ट अगर आपको लगेगा तो इकोनॉमिक्स का लगेगा। बच्चों ध्यान दीजिए। उसके बाद यहां पर जो मुद्रा स्फीति क्या है, स्फीति के प्रकार क्या हैं, स्फीति पर नियंत्रण कैसे की जाती है। जैसे सुना होगा मुद्रा स्फीति को औसत महंगाई कहा जाता है। तो महंगाई पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, कौन नियंत्रण करता है? तो वही बात आ जाती है वहां पर कि एक तरफ आरबीआई नियंत्रण करती है
और दूसरी तरफ कौन करता है? भारत सरकार मुद्रा महंगाई पर नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके साथ साथ अब आपको इसमें जब ये पढ़ लेंगे तो जो ये चक्र है, साइकिल है, ये अर्थव्यवस्था में जो आरबीआई का एक साइकिल होता है, उस साइकिल में मुद्रा स्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति, इनको कैसे कब कब ये सिचुएशन उत्पन्न होता है, इन सब की बात हम करेंगे। ठीक है बच्चों, विस्तार के साथ करेंगे और इनका क्या प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था में। आप लोग सुने होंगे कि मुद्रास्फीति के समय एक ऋणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऋणदाता पर क्या प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और साथ ही साथ व्यापारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, बैंक का क्या होता है, बीमा का क्या होता है, इन सब की चर्चा आपको इसमें बताई जाएगी। ठीक है, विस्तार के साथ। अब बात आती है बच्चों, नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजना। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना आप लोग सुने होंगे कि 15 मार्च 1950 को, कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, और यही योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का काम करती है। 1 अप्रैल 1951 से भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू कर दी गई। और कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई? अभी तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को रोक दिया गया। अब क्यों रोका गया? उसके बदले आप सभी को उसका जो सब्स्टिट्यूट है, उसका जो उसके स्थान पर लाया गया, वो लाया गया नीति आयोग। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि योजना आयोग और नीति आयोग दोनों गैर संवैधानिक निकाय हैं। सर, गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है? जिसका संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। और ये योजना आयोग के जब योजना आयोग ही समाप्त हो गया, आप लोग सुने होंगे कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया। और जब योजना आयोग ही समाप्त हो गया तो पंचवर्षीय योजनाएं भी क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। और अभी तक भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं? 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी है। उसके बाद जब नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग क्या होता है? एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रहा है, जो सरकार को योजनाएं बना करके देता है और सरकार उसको क्या करती है? लागू करती है। तो उसका भी विस्तार के साथ चर्चा किया जाएगा जब चैप्टर आएगा तब मेरे भाई। उसके बाद आप सबसे जो भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे, अब विद्यार्थी को जो सबसे कठिन लगता है वो क्या लगता है? राष्ट्रीय आय। हम देखते हैं ना, और मेरे भाई जब राष्ट्रीय आय पढ़ोगे ना तो क्या कितना मजा आएगा। मैं इसको इतना सरल तरीके से बताऊंगा कि आप लोग, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, जब क्लास लेंगे बच्चों तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर आपको मैं बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब समझ में आए तो। और अगर समझ में नहीं आता है मेरे भाई तो जान लीजिए कि फिर जीएस में कट ऑफ क्लियर करना दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक चैप्टर को सिस्टमैटिक ढंग से, जब लाइव क्लास हम रहेंगे, लाइव क्लास में जितने भी बच्चे रहेंगे वो सबको बेनिफिट मिलेगा। ये नोट कर लो। बाद में ठीक है आप वीडियो देखते हो, मैं मानता हूं कि वीडियो देख लोगे, लेकिन लाइव क्लास में जब पढ़ते समय आप क्वेश्चन पूछ सकोगे, वो क्वेश्चन कर सकोगे, तो ऐसी स्थिति में आपको तत्काल आंसर भी मिल जाएगा। फायदा ये होता है। और दिमाग की स्पीड भी बढ़ती है कि जैसे जैसे सर बताते चल रहे हैं वैसे वैसे हम क्या है, हमारे दिमाग का ग्रोथ और पढ़ाई का ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों, ये आप सभी लोगों को क्लास, ऐसा क्लास है कि जिसको क्लास में बने रहना, क्लास में लाइव रहना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, लाभदायक होगा मेरे भाई। तो आप सब भारत में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय को जानने के लिए मेरे भाई
जीडीपी जानना होगा, जैसा कि जीडीपी का फुल फॉर्म आप सब सभी जानते ही होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, फिर एनडीपी होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, फिर जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, फिर एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद इन सबको जब ये सब जान लेंगे ना बच्चों, जब ये सारी बातें आप जान लोगे तभी आप भारत में राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकोगे। और भारत की राष्ट्रीय आय जो आज बताई जा रही है वो किस मूल्य पर बताई जा रही है? जैसे वस्तु के दो प्राइस होते हैं, एक मैक्सिमम प्राइस और एक मिनिमम प्राइस, तो उसी तरह से जब भारत का इनकम निकाला जाता है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो गणना दो तरह से, दो विकल्प में से किसी एक विकल्प के आधार पर की जाती है। या तो मार्केट प्राइस के आधार पर की जाएगी और या तो फैक्टर कॉस्ट के आधार पर किया जाएगा। सर मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किस मूल्य पर किया जा रहा है, इन सब की चर्चा एक एक की चर्चा की जाएगी और इन सब के बारे में विस्तार के साथ चर्चा होगी। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है भारत में औद्योगिक नीति एवं विकास। आप सभी को समझ में आना चाहिए कि देख रहे हैं सरकार लगातार इंडस्ट्रियों के विकास के लिए, इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट कैसे हो, और जिस जिस देश में इंडस्ट्री का डेवलप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वह देश उतनी तेजी के साथ विकास करता जाएगा। और जब विकास करता जाएगा तो निश्चित है, नो डाउट मेरे भाई, जो देश औद्योगिक देश होंगे वो 100% विकसित देश होंगे। आप ये कह सकते हो कि जितने भी औद्योगिक देश हैं और विकसित देश हैं, अर्थात ये भी बात दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि विकसित अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक अर्थव्यवस्था होना आवश्यक। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत में औद्योगिक विकास करने के लिए नेहरू सरकार ने नीतियां बनाई थी। आप लोग सुने होंगे कि 1948 की औद्योगिक नीति, फिर 1956 की औद्योगिक नीति, फिर आप लोगों ने सुना होगा फिर आया जो है आगे चल करके 1970 में फिर बना, 1972 में बना औद्योगिक नीति, 1983 में बना औद्योगिक नीति। फिर जो सबसे आक्रामक परिवर्तन हुआ इकोनॉमी में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक जो नीति था वो 1991 की औद्योगिक नीति, जो अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। और यह औद्योगिक नीति आर्थिक नीति के नाम से जानी जाती है, न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, नई औद्योगिक नीति के नाम से जानी जाती है। और ये नई औद्योगिक नीति 1956 के औद्योगिक नीति का विस्तार। जितने भी 1956 की औद्योगिक नीति बनाई गई, 1956 के बाद औद्योगिक नीति बनाई गई, वो केवल और केवल औद्योगिक नीति 1956 का विस्तार था। और जो 1991 की औद्योगिक नीति बनाई गई उसमें अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया गया और ये एक नई इकोनॉमी, नई मोड़ पर ला करके देश के प्रधानमंत्री रहा करते थे पीवी नरसिम्हा राव जी, और वहां की और उसमें उस सरकार में वित्त मंत्री रहा करते थे मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह ने ही नई आर्थिक नीति लेकर आए थे। और नई जब आर्थिक नीति लागू किया तो भारत में उदारीकरण सुना होगा, निजीकरण सुना होगा, वैश्वीकरण सुना होगा। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण को बच्चों, उदारीकरण को लिबरलाइजेशन कहा जाता है, निजीकरण को प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है और वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण
इसको यल के नाम से लिबरलाइजेशन, इसको पी के नाम से प्राइवेटाइजेशन और इसको जी के नाम से ग्लोबलाइजेशन। अर्थात अगर पूछा जाता है कि एलपीजी योजना या एलपीजी जो लाया गया था उसके जनक थे वो कौन थे, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मनमोहन सिंह जी थे। और इन्होंने औद्योगिक भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्हीं के माध्यम से बहुत जबरदस्त परिवर्तन लाया और अर्थव्यवस्था का यही से ग्रोथ प्रारंभ हुआ। ठीक है बच्चों, भारत में नेक्स्ट चैप्टर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, भारत में मुद्रा बाजार और शेयर बाजार। भारत में मुद्रा बाजार और शेयर बाजार आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर बाजार सुने रहते हैं विद्यार्थी, कई बार देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी शेयर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन शेयर बाजार में बच्चों आप लोगों को शेयर खिलवाने नहीं आए हैं कि शेयर जानो और शेयर में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा एग्जाम क्रैक करना है और सफलता प्राप्त करनी है। तो हम आप सभी लोगों को ज्ञानी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने के लिए पूरी भरसक प्रयास और फुल एफर्ट लगा देंगे। आप लोग देखोगे कि मैं गारंटी के साथ चैलेंज दूंगा कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आप कहोगे कि हमें अच्छा समझ में आता है इकोनॉमिक्स समझ में आता है। मेरे भाई इस बात को मान लो कि मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर आपने क्लास किया और उसके बाद जब हम क्वेश्चन लगाएंगे आप लोगों के सामने तो देखो कैसे धड़ाधड़ नहीं सॉल्व करते हो। और हम ये आपके सामने इस बात को भी, इस तथ्य को भी रखेंगे कि पूछा कब गया है और देखो सॉल्व कर ले रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। क्यों? कि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, तत्काल पढ़ो तत्काल समझो। तो आप अपना मूल्यांकन करें थोड़ा कि हमें जो क्लास कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या क्लास में कहानी हो रही है। क्योंकि आप सभी लोगों को ये बात 100 रूप से मान लीजिए कि जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है नहीं, क्या नहीं पढ़ना है, आधी सफलता तय, आधी सफलता मिल गई। अब इसका मतलब है कि आपको क्या पढ़ना है बिल्कुल समझ में आ गया, अब क्या पढ़ना है और उसी पर फोकस कर दिया तो सोने पे सुहागा होगा। इसलिए बच्चों हमेशा सही दिशा और दशा पढ़ाई करें तो उसमें क्या होता है कि जल्दी से हमें सफलता मिलने के चांस हमें ज्यादातर जल्दी हो जाते हैं। सफलता जो हमें मिलती है आपके साथ, आपसे पहले जो तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, वो हो सकता है कि आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो। और वो मेहनत कितना पॉजिटिव है, कितना सिलेबस के अनुसार कर रहा है, सही दिशा में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सफलता के लिए बहुत निर्णायक हो। तो बच्चों हम ज्यादा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आप लोगों को बात समझ में नहीं आ जाती, आप लोगों को हम समझा नहीं सकते, तब तक हम इस बात को, शर्त को रखने लायक नहीं है। लेकिन ये 100% सच्चाई है बच्चों, इस बात को मान जाइएगा। उसके बाद भारत में मुद्रा बाजार एवं शेयर बाजार में आपको हम ये पढ़ाएंगे कि आखिर मुद्रा बाजार क्या होता है, मुद्रा बाजार के प्रकार क्या होते हैं, बाजार क्या होता है, इस सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। शेयर क्या होता है और शेयर बाजार किसको कहा जाता है, शेयर बाजार के कितने प्रकार हैं, और उसमें 2 प्रकार हैं तो कौन, प्राथमिक शेयर बाजार और द्वितीयक शेयर बाजार, प्राइमरी शेयर मार्केट, सेकेंडरी शेयर मार्केट। प्राथमिक शेयर बाजार किसको कहा जाता है, द्वितीयक शेयर बाजार किसको कहा जाता है, और मुद्रा बाजार में क्या होता है सर, और शेयर बाजार में क्या होता है सर, दोनों ध्यान रख लीजिएगा। दोनों पैसा लगाने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए जो मार्केट है, उसमें एक मार्केट है मनी मार्केट और दूसरा मार्केट है शेयर मार्केट। ठीक है,
तो ये मनी मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, जब चैप्टर आएगा तो इसको विस्तार के साथ हम आपके सामने चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा, भारत में गरीबी। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत में जो गरीबी है, पॉवर्टी इन इंडिया, आज की स्थिति ये है कि भारत में जो गरीबी है वो कौन कौन, जो गरीबी का मापन है वो किस आधार पे किया जाता है, और गरीबी के मापन के लिए कौन कौन सी कमेटियों का गठन किया गया है भारत में, और गरीबी के लिए सरकार क्या योजनाएं ला रही हैं, गरीबी दूर करने के लिए क्या क्या सरकार द्वारा योजनाएं लाई गई हैं, और गरीबी के प्रकार कितने हैं, गरीबी के प्रकार कितने हैं, भारत में कौन सी गरीबी पाई जाती है और विश्व में कौन सी गरीबी पाई जाती है। तो इस गरीबी के प्रकार में जैसा आपने सुना होगा सापेक्ष गरीबी, और दूसरा सुना होगा निरपेक्ष गरीबी। क्या, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी किसको कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी किसको कहा जाता है, आखिर भारत में सापेक्ष गरीबी पाई जाती है कि निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है, इन सब की चर्चा की जाएगी, और गरीबी निवारण से संबंधित कार्यक्रम जो हैं उसको भी बताए जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे वो भारत में कर एवं बजटिंग व्यवस्था। आप लोग कर का मतलब सुने हुए होंगे टैक्स, और आप लोग एक टैक्स में भी आप लोग ने खूब चर्चा का विषय रहा है, इधर भी जीएसटी क्या रहा है, जीएसटी खूब चर्चा का विषय रहा है। और भारत में जो टैक्स है वो टैक्स व्यवस्था क्या है, भारत में जो टैक्स लगाया जा रहा है वो कौन सा, वस्तु और सेवा पर कौन से टैक्स लगाए जा रहे हैं, और ये क्या लोगों के इनकम पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है, या टैक्स के कितने प्रकार हैं। अगर दो प्रकार हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनके अलावा सर भी कोई और प्रकार हैं। आप लोग सुने होंगे प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर, आनुपातिक कर, इन सब कर के बारे में बताया जाएगा। और साथ ही साथ जो वर्तमान में आयकर का स्लेब है, अभी देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए राहत प्रदान की है। हम देखिए किसी भी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, सब सरकारें अच्छी होती हैं, लेकिन इन्होंने आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा राहत दिया है कि 12 लाख आय तक के वर्ग के लोगों पर कर मुक्त कर दिया है। तो इन सबको जो स्लैब है हमारा, वो वर्तमान में क्या स्लैब है अर्थव्यवस्था आयकर का, उसको पढ़ाएंगे। और प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर क्या होता है इसको बताएंगे, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, ये बताएंगे। और उसके बाद बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जीएसटी। आखिर ये जीएसटी होता क्या है, और जीएसटी लाने से भारत में क्या सुधार होगा, और जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं जो आपके एग्जाम में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल है अन्य एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो भारत में हर साल हर वित्त वर्ष में पेश किया जाता है, बजट। जैसे हम लोगों के अपने अपने बजट होते हैं, वैसे सरकार का भी बजट होता है। सरकार जो देश के लिए, जो देश के ऊपर व्यय करती है, और सरकार जो देश से कमाती है, लोगों से, जनता से या अर्थव्यवस्था से जो आय अर्जित किया है, उससे जो राजस्व प्राप्ति हुई है, जो राजस्व व्यय हुआ है, उस राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का अंतर क्या होता है, और राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय में कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है, उसी का अंतर जो है घाटा कहलाएगा। अगर राजस्व व्यय ज्यादा हो रहा है, राजस्व प्राप्ति कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सरकार अपने आय से ज्यादा लोगों पर व्यय कर रही है, और उसमें सरकार क्या, कौन सा बजट ला रही है, घाटे का बजट। ठीक है, तो घाटे का बजट क्या होता है, जिसमें आप सभी लोग सुने होंगे बजट घाटा, बजट घाटा सुना होगा, बजट घाटा सुना होगा, राजस्व घाटा सुना होगा, राजस्व घाटा सुना होगा, राजकोषीय घाटा सुना होगा, राजकोषीय घाटा सुना होगा, प्राथमिक घाटा सुना होगा। ये सब बच्चों को समझ में ही नहीं आता, और जैसे ये चैप्टर आएंगे ना दोस्त, वैसे बच्चा बंद कर देता है।
चाहे कॉपी हो, चाहे टीवी हो, चाहे मैगजीन हो, चाहे अखबार हो, ये चैप्टर बस समझ में नहीं आता। जहां देखेंगे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा ना, वो सब बातें ऊपर से निकल जाती। और यही बतिया अगर समझ में आ गई ना, अरे गुरु, काम हो जाएगा, बन गया काम। और क्या, बस 10 मिनट कंसंट्रेट रहे, कभी दिमाग से उतरेगा ही नहीं मेरे भाई। जब ये चैप्टर आएगा ना, तो देखिएगा फिर ना चाहते हुए भी आप उसमें उसमें इतना अट्रैक्शन होगा समझने में कि अपने आप आपको सरलतम शब्द जब तरह से समझने का प्रयास करेंगे ना, तो कोई भी बात कितनी भी कठिन हो, वो लास्ट में समझ में आ ही जाती है। और जब बच्चे कोई कठिन बात समझ में आती है ना, तो जल्दी बात भूलती नहीं। ये बात नोट कर लो मेरे भाई। तो ये क्या होता है बजट घाटा, क्या होता है राजस्व घाटा, क्या होता है राजकोषीय घाटा, क्या होता है प्राथमिक घाटा, सब आपको किस में पढ़ाया जाएगा, बजट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप लोग सुने होंगे WTO, सुने होंगे IMF, सुने होंगे सब जो आर्थिक संगठन है, विभिन्न आर्थिक संगठन है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आप सभी लोग सुने होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों, यहां से बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है। मांग एवं मांग का नियम, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। इसमें आप लोग सुने होंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, मांग एवं मांग का नियम। और मांग एवं मांग का नियम जैसे ही समझ में आ जाता है, फिर आपूर्ति का नियम। आपूर्ति सर क्या होती है, सप्लाई क्या होता है सर, ठीक है, ये आपको बताया जाएगा। उसके बाद उपयोगिता का सिद्धांत बताया जाएगा। ये उपयोगिता को कहा जाता है यूटिलिटी। क्या होता है यूटिलिटी? अच्छा, ये सब बात आप सभी को मैं बताऊं बच्चों की, SSC CGL में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, और यहीं से बच्चा को समझ में कम आने लगता है। मांग क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, उपयोगिता का सिद्धांत होता है, क्या होता है। अब जैसे मांग का नियम आप पढ़ रहे हो, तो मांग के नियम में जैसे ही ये चैप्टर समझ में आया, वैसे ही ये चैप्टर अपने आप समझ में आने लगे। और जैसे ही ये चैप्टर समझ में आया, ये अपने आप समझ में आने लगे। तो सर सबसे पहले कौन पढ़ा जाए, इसको पढ़ा जाए कि इसको पढ़ा? भले क्रम में ये बाद में लगाया गया, ये पहले लगाया गया है, लेकिन आपको सबसे पहले ये जानना होगा। थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत क्या होता है, और उपयोगिता कितने प्रकार की होती है बच्चों? जब ये बात आप जानोगे ना, तो आपकी सोच देखो, आपकी सोच का विस्तार बहुत तेजी के साथ हो। अब यहां पर जब उपयोगिता का सिद्धांत जानोगे ना, जब ये बच्चे इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नींद आता है। क्योंकि एक तो बात समझ में नहीं आ रही है कि ये क्वेश्चन है क्या, किस चैप्टर का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी लोगों के लिए कठिन होगा। विद्यार्थी बहुत मेहनती होते हैं, आजकल के विद्यार्थी तो मेहनत भी करते हैं। मैं देखता रहता हूं, ऑफलाइन में भी जब मैं पढ़ाता हूं, मैं देखता रहता हूं कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन वही बात है बच्चों की, सही दिशा और दशा में कितने लोग मेहनत कर रहे हैं। पता लगा आप लोग 12 घंटे तो पढ़ रहे हो, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ाई नहीं कर रहे हो मेरे भाई। और वही कारण है कि आप एक लंबा समय झेल जाते हो। अगर आपका दशा और दिशा दोनों सही रहा, तो जिसका होना होता है ना बच्चों, उसको सही तैयारी के लिए साल भर पर्याप्त। और जब एक बार सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी हो जाती है किसी भी विषय की ना, तो केवल उसको रिवाइज मारना होता है। इसलिए अगर हमारी क्लास आप लोग लगातार क्लास में बने रहेंगे, तो आप लोग इसका परिणाम क्या होगा वो आप लोग खुद ही समझ जाओगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं ना बच्चों, तो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है।
विश्वास बढ़ने लगता है। और जब विश्वास बढ़ता है ना तो पढ़ने में मन लगता है। जब आप बहुत पढ़ते हो, क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तो आपको निराशा लगती है, यार कहाँ क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे करें क्या, ऐसे मार्गदर्शक भी हैं, वो बच्चों को केवल लुभावना, लालीपाप, और बच्चे भी महान कि उनको नाच पदनियां ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें वो देखेंगे तो मस्त रहेंगे। अरे करो, सब चीज करो, एंटरटेनमेंट भी करो, लेकिन साथ साथ अपने सब्जेक्ट को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए चलोगे ना, तो लाइफ बहुत अच्छा हो जाएगा भाई, बहुत सुंदर लाइफ हो जाएगा। और आप हमेशा करेंगे कितना साल तक जीऊं। और यही अगर लाइफ को निरस करना है ना, तो जब मन तब जागत, जब मन तब सोवत है। दोस्त ऐसे काम नहीं के पास, एक संकल्प लीजिए और संकल्प के साथ पढ़ाई करिए। साल 2 साल में पूरा करियर आपका डिसाइड हो जाए कि आपको कहाँ आपका करियर जा रहा है। तो मेरे भाई, हम घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो जीएस की समस्या में इकोनॉमिक्स की समस्या आ रही थी, उस समस्या को दूर करने के लिए आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल वालों को, सीएचएसएल वालों को, लेखपाल वालों को, एसआई वालों को मैं सबको आगाह करना चाहता हूं कि क्लास को करें, और स्पेशल क्लासेस आपको भी दी जाएगी। तो ठीक है बच्चों, तो आगे हम उपयोगिता का सिद्धांत पढ़ेंगे। उपयोगिता क्या होती है, सुना है, हाँ उपयोग सुना है, लेकिन उपयोगिता नहीं सुना। उपयोगिता भी सुना है, तो हमें अगर कोई कह दे कि अर्थशास्त्र की भाषा में बता दो क्या होता है उपयोगिता, तो आप नहीं बता पाते हो। या मांग क्या होता है, इच्छा क्या होता है, आवश्यकता क्या होता है, डिजायर क्या होता है, डिमांड क्या होता है, नीड क्या होता है, सब सब बराबर। तो बहुत सारी समस्याएं होती है, और ये सब समस्याएं बहुत आसानी के साथ दूर करूंगा बच्चों। उसके बाद मांग की लोच के प्रकार। लोच क्या होता है, लोच माने होता है उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, यानी मांग में जो फ्लेक्सिबल होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसी को लोच कहा जाता है। और लोच कितने प्रकार का होता है, इनकी भी चर्चा विस्तार के साथ की जाएगी। ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट में जो चैप्टर आपका आ रहा है, बाजार एवं बाजार के प्रकार। भारतीय अर्थव्यवस्था भी बच्चों एक बाजार है। क्या है, बाजार है। और इस बाजार में विभिन्न क्रेता और विक्रेता हैं, और इन्हीं क्रेताओं और विक्रेताओं को आप लोग देख के आधार पर ये डिसाइड करोगे कि किस बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है, किस बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है, और किस बाजार को अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। इस सब की चर्चा आप बाजार के प्रकार में जानेंगे। आखिर बाजार क्या होता है और इसके क्या कितने प्रकार है। तो बच्चों आज के जो आपका हमारा जो लक्ष्य था वो ये था कि जो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या होता है, इन दोनों की चर्चा हम जब क्लास में स्टार्टिंग करते समय बताएंगे। तो उसके बाद हमें कहां से शुरुआत करेंगे, इंडियन इकोनॉमी से कि इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो जो जो चैप्टर हम स्टार्ट करते जाएंगे उसको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाते हुए और क्वेश्चन को सॉल्व कराते चलेंगे। तो आपका एक ही साथ जो है तैयारी भी होती रहेगी और क्वेश्चन भी होता रहेगा, तो उससे बड़ा मजा आएगा, ताकि जब वहां से खाली हो तो सीधे जाके एग्जाम दो, अलग से आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ना पड़े मेरे भाई। तो मैं आज बस यही बताने के लिए आप लोगों के साथ आया हुआ हूं कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चैप्टरों पर फोकस करें, और इन चैप्टर को जब हम पढ़ा लेते हैं तो देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है। भूल चूक में जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो हो रही हैं उसको भी हम साथ में लेते हुए चलेंगे, कि आर्थिक रूप से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी चैप्टर के साथ जो जिस चीज से रिलेटेड रहेगा उसको उस चैप्टर में शामिल करते जाएंगे। तो बच्चों आज का क्लास बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।